हेलो स्टूडेंट, मैं हूं योगेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। हमने हमारी पिछली वीडियो में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में अध्ययन किया था और अब हम हमारी इस वीडियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो इसकी कंडीशंस के बारे में जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि आइसोमेरिज्म के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास तो सेम होना चाहिए, तभी हम समवायता की बात करेंगे। ओके, तो ये मेन कंडीशन है वो आइसोमेरिज्म के लिए कॉमन होंगी। तो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास सेम होना चाहिए। ओके, लेकिन इसके लिए क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसमें एक चीज़ क्या अलग है कि इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, इसमें क्या होता है कि समावयी जिनमें त्रिविम में प्रतिबंधित घूर्णन के कारण भिन्न भिन्न क्या हों, अरेंजमेंट प्राप्त हों, हमें भिन्न भिन्न विन्यास प्राप्त हों, अरेंजमेंट प्राप्त हों, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं, ज्यामिति समावयव बोलते हैं। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, ज्यामिति समावयवता बोलते हैं। ओके, कि उसमें क्या होता है, प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है। ओके, हम आगे समझेंगे कि प्रतिबंधित घूर्णन है वो किसकी वजह से पाया जाता है, कि उसमें अगर रेस्ट्रिक्शन पाया जा रहा है तो वो क्या ज्यामिति समावयवता को प्रदर्शित करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार। तो ये हमें ये योग दे रखा है, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यदि हम इस ग्रुप को इसको रोटेट करवाएंगे तो डबल बॉन्ड के कारण क्या इसमें प्रतिबंधन होगा, रेस्ट्रिक्शन होगा। तो इसमें क्या पाया जाएगा, प्रतिबंधन पाया जाएगा। ओके, तो यही कंडीशन है जीआई की कि प्रतिबंधित क्या होना चाहिए, घूर्णन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम इसकी कंडीशन देखते हैं, जब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी, कि घूर्णन क्या होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए। ओके, तो प्रतिबंधित घूर्णन किस किस के कारण होता है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य डबल बॉन्ड, और वलय के कारण भी क्या होता है, प्रतिबंधित घूर्णन होता है। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई इसकी। तो ये कंडीशन ऑफ जीआई है, इनको आप ध्यान रखिएगा। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है कि सिस्टम क्या होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए, वायव्य दूरियां भिन्न भिन्न होनी चाहिए। ओके, समतलीय कैसे, कि जैसे ये एग्जांपल लेते हैं हम, ये माना कि ये क्या है, हमारा एक्स वाई प्लेन है। ओके, तो ये हमारा कौन सा प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन होगा। ओके, और ये भी क्या होगा, हमारा वाई जेड प्लेन होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्लेन सिस्टम हो जाएगा। ये भी एक ही प्लेन में, ये भी एक प्लेन में, तो ये ग्रुप पूरा किस में हो जाएगा, एक ही प्लेन में हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्लेन क्या होना चाहिए, समतली होना चाहिए। ओके, जिससे कि वायव्य दूरियां क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, और ये क्या है, जीआई को प्रदर्शित कर देंगे। ओके, इसकी थर्ड कंडीशन क्या है कि जिन दो एटम के मध्य हम सापेक्ष जीआई देख रहे हैं, ज्योमेट्री समावयवता देख रहे हैं, उनसे जुड़े हुए समूह क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। इस प्रकार जैसे एग्जाम्पल में, जैसे ये हम इस ग्रुप के सापेक्ष हम क्या देख रहे हैं, जीआई, तो ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं ये एक दूसरे के सापेक्ष क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, जैसे ए और ए नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये तो जीआई दर्शाएगा, इसमें ए और ए सेम है तो ये जीआई नहीं दर्शाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस बात को आप सही तरीके से समझ लेना। ये तीन कंडीशन है ज्यामिति समावयवता के लिए बहुत ही आवश्यक है। ओके, टाइप्स ऑफ ज्यामिति समावयवता देखते हैं हम, कि सी डबल बॉन्ड सी के सापेक्ष, सी डबल बॉन्ड एन के सापेक्ष देख सकते हैं, और एन डबल बॉन्ड एन के, और अलोंग टू सिग्मा बॉन्ड ऑफ रिंग, मतलब जो रिंग होती है उसके द्वारा भी देख सकते हैं, और डबल बॉन्डेड रिंग के सापेक्ष भी देख सकते हैं। ओके, ये हमारा नोट है कि 7 कार्बन की वलय में द्विबंध के सापेक्ष जीआई नहीं होती है। कि कोई हमें रिंग दे रखी है 7 कार्बन तक की और उसमें डबल बॉन्ड है, तो वो क्या है, जीआई मतलब ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाएगी द्विबंध के सापेक्ष। ओके, क्यों इसका कारण क्या है, sp2 संकरण के कारण बंध की कोण की आवश्यकता होती है। ओके, कि जो संकरण क्या होता है, sp2, तो हमें क्या होता है, एक बंध कोण की आवश्यकता होती है, लेकिन यौगिक उतना कोण उपलब्ध नहीं करा पाता है, अर्थात कोणीय तनाव अधिक होता है। इसलिए क्या है, कार्बन परमाणु संख्या 8 या 8 से अधिक होने पर द्विबंध के सापेक्ष जीआई संभव होती है। ओके, तो क्या है, इसका सीधे से कहने का मतलब ये है कि 7 कार्बन तक की वलय है ना, उसमें हम द्विबंध के सापेक्ष जो जीआई है वो हम नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें क्या है, जो तनाव है वो ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि 7 कार्बन तक की वलय में जो sp2 संकरण है। ओके, और क्या है, जो वलय है उसके कारण जो कोण उपलब्ध करवाना होता है वो उतना कोण उपलब्ध नहीं करा पाता है, इसलिए
जो कंपाउंड है वो स्ट्रेन में होता है। ओके, अगर हम 8 या 8 से अधिक वाली वाले लेंगे तो उसमें हम द्विबंध के सापेक्ष हम जीआई ज्ञात कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि द्विबंध हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है, इसमें सिस फॉर्म में पाया जाता है। ओके, ट्रांस में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जीआई के। ये एग्जांपल है जीआई का, ये जीआई इसके सापेक्ष हम देख रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या है, दोनों साइड ग्रुप प्रेजेंट हैं डिफरेंट, एक एच है, क्लोरीन है दोनों साइड, तो ये क्या है जीआई प्रदर्शित करेगा। इसमें एन डबल बॉन्ड है, एन के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप अरेंजमेंट है। ओके, नेक्स्ट आगे आप इस प्रकार देख सकते हैं जीआई एक बिल्कुल एकदम इजी तरीके से, आप तीनों कंडीशंस हैं उनको ध्यान रखिए और आप बिल्कुल आसान तरीके से जीआई को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और जीआई के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ओके, इसको देखते हैं, ये हमारा जो ग्रुप है इसके सापेक्ष देखते हैं, तो ये इधर क्या है, दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये क्या होगा, सेम ग्रुप अरेंज है इसमें, तो ये क्या है जीआई नहीं दर्शाएगा। ओके, ये हमारा अगला एग्जांपल, इसमें भी सेम ग्रुप हैं, ये दो हाइड्रोजन, तो इधर भी ये भी जीआई नहीं दर्शाएगा। इसमें क्या है, अलग अलग हैं तो इधर दर्शा देगा, इसमें अलग अलग, इसको देखते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो इसके पास क्या है, मतलब जो हाइड्रोजन, मतलब ये इसके ट्रिपल बॉन्ड है, इसके पास एक ही ग्रुप है, तो ये क्या है जीआई को नहीं दर्शाएगा। ओके, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो हमें जो ज्यामिति जो समायोता है उसमें क्या होना चाहिए, वो तीन कंडीशन है कि उसमें डिफरेंट ग्रुप प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप अरेंज होनी चाहिए। ओके, समतल जो प्लेन है वो क्या होना चाहिए, प्लेन होना, समतलीय होना चाहिए। ओके, आगे इस प्रकार आप एग्जांपल्स को देख सकते हैं और एग्जांपल्स आप अपनी बुक से उसे सॉल्व कर सकते हैं ना, आप चेक कर सकते हैं। ओके, काफ़ी एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें, ये 6 कार्बन की वलय है। ओके, लेकिन इसमें द्विबंध के सापेक्ष हम जीआई नहीं देख सकते। ओके, आपको बताया था कि 7 कार्बन तक की वलय में हम जीआई नहीं देख सकते। ओके, इस प्रकार हम इसमें देखते हैं, ये हमारा एग्जांपल ये थोड़ा अलग है, तो इसमें क्या है, दो लगातार डबल बॉन्ड दे रखे हैं। ओके, तो इसमें अगर सम संख्या में हमें डबल बॉन्ड दे रखे हैं तो उनकी वायव्य दूरियां क्या होंगी, समान होंगी, और हमें वायव्य दूरियां क्या होनी चाहिए, हमारी वायव्य दूरियां भिन्न भिन्न होनी चाहिए। ओके, तो ये क्या है जीआई नहीं दर्शाएगा, सिस्टम कैसे हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार के सिस्टम को हम क्यूमुलेटेड सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, इसी प्रकार ये 14 एग्जाम्पल है हमारा, तो इसमें ऑड नंबर विषम संख्या में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसमें क्या है, वायव्य दूरियां भिन्न भिन्न हैं। ओके, तो सिस्टम इज प्लेनर है, तो ये क्या है जीआई को दर्शाएगा। ओके, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि यदि हमें सम संख्या में अगर डबल बॉन्ड दे रखे हैं, ओके, सम संख्या में डबल बॉन्ड दे रखे हैं तो हमें ये जीआई दर्शा नहीं सकता, और अगर विषम संख्या में दे रखे हैं तो ये जीआई दर्शाएगा। ओके, इस प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम इसमें एक वलय है, फिर डबल बॉन्ड है और उसके दोनों ओर ग्रुप अरेंज हैं। ओके, तो इसमें नंबर, इसमें क्या है जीआई के सापेक्ष हम, मतलब सॉरी, रिंग के सापेक्ष हम जीआई नहीं देख सकते, इसमें डबल बॉन्ड के सापेक्ष जीआई प्रेजेंट है। ओके, इसमें भी डबल बॉन्ड के सापेक्ष क्या है, जीआई नहीं दर्शा सकते क्योंकि इसमें सम संख्या में क्या है, डबल बॉन्ड है। ओके, इस प्रकार अब ये है, इसमें क्या है, 3 विषम संख्या में डबल बॉन्ड है लेकिन इसमें ग्रुप क्या है, सेम है, तो जीआई नहीं दर्शाएगा। इसमें अगर रिंग की स्पायरो कंपाउंड की बात करें, अगर 2 रिंग जुड़ी हुई हैं और उनसे भिन्न भिन्न ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो क्या है, जीआई नहीं दर्शाएगा क्योंकि सिस्टम में क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार इसमें 3 हैं, डिफरेंट ग्रुप अरेंज हैं, तो ये जीआई दर्शा देगा। ओके, इसमें सेम ग्रुप हैं तो ये जीआई नहीं दर्शाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा एग्जांपल है, इसमें क्या है, स्पायरो कंपाउंड जो ये वलय हैं 2 तो, और डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई हैं। ओके, तो ये क्या है, जीआई को दर्शा देगी क्योंकि सिस्टम यहाँ पे क्या है, प्लेन है। ओके, नोट देखते हैं हम कि ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट क्यूमुलेटेड सिस्टम उसको ही बोलते हैं, लगातार बॉन्ड्स डबल बॉन्ड आते हैं। ओके, 2 या 2 से अधिक बॉन्ड हो, लगातार डबल बॉन्ड हो, तो उसे वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, क्यूमुलेटेड सिस्टम बोलता है। ओके, और पॉलीस्फेरो कंपाउंड पर ही लागू होता है। ओके, तो अगर हमें सम संख्या में
पॉलीस्पेरो कंपाउंड या क्यूमुलेटिव सिस्टम दे रखा है तो वो जीआई नहीं दर्शाएगा, और विषम संख्या में दे रखा है तो वो जीआई दर्शाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। ओके, नोट क्या है कि एक डबल बॉन्ड व एक वलय लगातार हैं तो उस पर ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। ओके, ये बात ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि कॉन्फिगरेशनल नोमेनक्लेचर इन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, सिस और ट्रांस की बात करें। ओके, जीआई में क्या होता है, सिस और ट्रांस डबल बॉन्डेड के सापेक्ष। ओके, तो सिस क्या होता है, यदि एक समान समूह एक दिशा में उपस्थित हो तो सिस कहलाता है, यदि एक समान समूह विपरीत दिशा में उपस्थित हो तो ट्रांस कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर समझते हैं। इसमें ये समान ग्रुप हैं, ये एक ही तरफ है तो सिस होगा, और जो समान ग्रुप है वो अपोजिट साइड है तो ये क्या होगा, ट्रांस होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का एग्जाम्पल है, तो आपको तो एग्जाम्पल तो एक ही होता है कि अगर सेम ग्रुप एक साइड है तो सिस है और अपोजिट साइड है तो ट्रांस होगा। ओके, इसके लिए क्या नोट है, सिस और ट्रांस समावयी एक दूसरे के त्रिविम समावयी होते हैं परंतु दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, अतः इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, विभिन्न रूप समावयी, डायस्टीरियोमर होते हैं एक दूसरे के। ओके, डायस्टीरियोमर आप आगे पढ़ेंगे इसमें। ओके, तो सिस ट्रांस एक दूसरे के क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर, विवरिम रूप समावयी। ओके, सिस एंड ट्रांस का इजेड नोमेनक्लेचर के मध्य किसी प्रकार का संबंध नहीं दर्शाते, इजेड नोमेनक्लेचर से इनका कोई संबंध नहीं है। ओके, यदि हम इनकी प्रॉपर्टी की बात करें सिस और ट्रांस की, तो इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सिस और ट्रांस समावयियों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं परंतु भौतिक गुण क्या होते हैं, इनके भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये, कि इनके क्या होते हैं, रासायनिक गुण तो क्या होते हैं, एक समान होते हैं, और भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, तो भौतिक गुण भिन्न भिन्न होने के कारण इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है। ओके, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होने के कारण इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है। ओके, अगर हम इनके डायपोल की बात करें, डायपोल मोमेंट की बात करें। ओके, तो डायपोल मोमेंट ये क्या सिस है, ये क्या है, ट्रांस है। ओके, तो इसमें तो डायपोल क्या है, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसमें क्या है, जो समाप्त हो जाएगा डायपोल मोमेंट। ओके, तो डायपोल मोमेंट की बात करें, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्यू इन टू डी। तो इसमें क्या है, सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस से, क्योंकि आवेश बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा, और म्यू बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, पोलरिटी बढ़ेगी। ये क्या है कि कॉन्सेप्ट है ये, इसको आप ध्यान रखना। ओके, तो इसमें ट्रांस में तो क्या है, ट्रांस में तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ये इस प्रकार, ये इधर की दिशा में, इधर की दिशा में ये क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, और इसमें क्या है, ऐड हो जाएंगे, थोड़ा बहुत ऐड हो जाएगा। तो क्या है, ट्रांस का हमेशा हमेशा तो नहीं, लेकिन क्या है, डायपोल इसमें इस एग्जाम्पल में इससे ज़्यादा होगा। ओके, जो ऊपर उदाहरण दिया हुआ है इसमें ट्रांस आइसोमर के दोनों डायपोल की दिशा विपरीत, अतः एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, निरस्त करते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट आपको। अब हम बात करें इनके बॉइलिंग पॉइंट की। बीपी, सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट अधिक होने के कारण अणुओं के मध्य आकर्षण अधिक होता है, अतः बीपी अधिक होगा। ओके, तो इसको आप समझ सकते हैं, ये एक बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है कि सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट, मैंने आपको ऊपर जो की कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर क्यू ज़्यादा होगा तो म्यू ज़्यादा होगा, म्यू ज़्यादा होगा तो पोलरिटी ज़्यादा होगी। ओके, और डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है ना, तो क्या होता है, पोलरिटी ज़्यादा होती है और आकर्षण बल भी ज़्यादा होता है। तो आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस से। ओके, नेक्स्ट अगर हम सॉल्युबिलिटी इन H2 की बात करें, तो सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट अधिक होने के कारण, सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट अधिक होने के कारण बंध अधिक ध्रुवीय होता है एवं ध्रुवीय अणु की जल में विलेयता अधिक होती है। ओके, पोलर है, जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें क्या होता है, अधिक सॉल्युबल होता है। ओके, तो ध्रुवीयता बढ़ेगी तो H2 में विलेयता भी बढ़ेगी, तो सिस की सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो ये पूरा डिपेंडेंट किस पे है, म्यू पे है। डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण पे पूरा डिपेंडेंट है। अगर द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होगा तो क्या होगी, पोलरिटी ज़्यादा होगी। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डायपोल मोमेंट का आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना है डायपोल मोमेंट को। ओके, इसको आप वहाँ जो पीरियोडिक टेबल है और जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें भी आता है डायपोल मोमेंट, तो वहाँ से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट किसके समानुपाती होता है,
पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता बोलते हैं इसको, पैकिंग एफिशिएंसी। बात करते हैं इसके बारे में कि ट्रांस आइसोमर सिस की अपेक्षा सिमेट्रिक होते हैं, इसलिए इसकी क्रिस्टल जालक में पैकिंग सघन होती है, अतः मेल्टिंग पॉइंट होता है ना जो ट्रांस का क्या होता है, अधिक होता है। समझ गए कि जो पैकिंग एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होती है, ट्रांस की, क्योंकि जो ग्रुप्स हैं वो के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो जिससे कि क्या है जो संकुलन दक्षता होती है ना वो क्या होती है, ट्रांस की अधिक होती है। ओके, संकुलन दक्षता ट्रांस की अधिक होती है, इससे वो ज़्यादा सिमेट्रिक होते हैं, इससे उनका मेल्टिंग पॉइंट है वो अधिक होता है। ओके, स्टेबिलिटी की बात करें तो सिस के दोनों एक समान समूह एक ही दिशा में होते हैं, इसलिए प्रतिकर्षण क्या होता है, अधिक होता है, एवं स्थायित्व क्या होता है, कम। तो स्टेबिलिटी ट्रांस की सिस से ज़्यादा होती है। ओके, तो क्या है अगर ग्रुप बड़े बड़े ग्रुप हैं जो एक साइड होंगे सिस में, तो क्या है रेस्ट्रिक्शन मतलब रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो जिससे क्या होगी, स्थायित्व में कमी आएगी। ओके, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो स्टेबिलिटी है, ओके, वो क्या होगी, हमेशा ट्रांस की ज़्यादा होगी। ओके, और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हमेशा क्या होगा, ट्रांस का ज़्यादा होगा, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी ट्रांस ही दे सकता है, और स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी, ट्रांस की अधिक होगी। ओके, इस प्रकार ये एग्जांपल और दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, एस कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN के होता है। ओके, इसमें क्या है, इसमें ट्रांस का ज़्यादा है म्यू, ओके, सिस से। ओके, क्योंकि इसमें बिल्कुल सेम डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं। ओके, नोट क्या है कि सिस आइसोमर ट्रांस आइसोमर की अपेक्षा अधिक आसानी से चक्रीय यौगिक का निर्माण करते हैं। ओके, सिस क्या है, ट्रांस की अपेक्षा क्या है, आसानी से चक्रीय यौगिक बनाते हैं। ओके, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये हमारा मैलेइक एसिड दे रखा है, इसको गर्म किया तो ये इसने क्या बना लिया, एनहाइड्राइड, ये क्या होगा, चक्रीय कंपाउंड। ओके, ये क्या है, सिस आइसोमर है इसलिए। बात करें ट्रांस की तो फ्यूमेरिक एसिड इसका ट्रांस होता है। ओके, तो ये क्या है, एक चक्रीय यौगिक नहीं बनाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी ज्यामितीय समावयवता है, ये हमारी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। इसकी 3 कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट है, यदि आप उन 3 कंडीशंस को याद कर लेंगे अच्छे तरीके से तो आप ज्योमेट्री समावयवता का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ज्योमेट्री समावयवता में आपको बता रहा हूँ कि इसका क्वेश्चन है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनमें ज़रूर आता है। ओके, तो स्टूडेंट आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ओके, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।